हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं भारतीय इतिहास में ऐतिहासिक काल की। किसकी बात करते हैं? तो भारतीय इतिहास में आज हम बात करेंगे ऐतिहासिक काल की बात करते हैं। अभी हमने प्राक ऐतिहासिक काल, आगे ऐतिहासिक के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज हम ऐतिहासिक स्रोतों की बात करेंगे। तो चलते हैं, इतिहास की बात करते हैं। तो इतिहास को जानने के कितने साधन होते हैं उनके बारे में बात करें तो इतिहास को दो साधनों के माध्यम से जाना जाता है। पहला होता है पुरातत्व, दूसरा होता है साहित्य। पुरातत्व की बात करें तो पुरातत्व के अंतर्गत अभिलेख, सिक्के, स्मारक, चित्रकला आते हैं। जबकि साहित्य के अंदर अगर बात करें तो साहित्य को दो भागों में बांटा गया है, देशी साहित्य और विदेशी साहित्य। देशी साहित्य को दो भागों में, धार्मिक, गैर धार्मिक, विदेशी को यूनानी, चीनी, अरबी में। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। धार्मिक में ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? बौद्ध साहित्य की बात, पुरातत्व की बात करेंगे, जिसके अंतर्गत अभिलेखों की बात करेंगे। और आज हम सिक्कों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। आज हम दो चीज़ों को निपटाएंगे, कौन कौन सी? अभिलेख और सिक्के के बारे में। चलते हैं, देखते हैं अभिलेख किसे कहते हैं। सबसे पहले हम अभिलेखों की डेफिनेशंस के बारे में पढ़ते हैं कि अभिलेख किसे कहते हैं। आइए देखते हैं अभिलेख की परिभाषा। अभिलेख की अगर हम बात करें तो अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गई पाठन सामग्री को कहते हैं। अगर हम सीधी बात करें तो पत्थरों पर लिखा जाने वाले जो भी शब्द हैं उनको क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। सीधी बात है, अभिलेख मतलब पत्थरों पर लिखा जाने वाला, कठोर धातुओं पर लिखा जाने वाली जो लेख होती है उसे बोलते हैं अभिलेख। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो अभिलेख जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये पत्थरों पर लिखे हुए कुछ शब्द हैं जो वर्णित हैं, जिन्हें हम कहा जाता है अभिलेख कहा जाता है। आगे बात करते हैं सबसे पहले शिलालेख की। अभिलेख के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? तो शिलालेख आता है। शिलालेख जैसे कि आप यहाँ पे कुछ पत्थर देख रहे होंगे, पत्थर के ऊपर जो कुछ लिखा हुआ है, ये इसे क्या कहा जाता है? शिलालेख। मतलब शिला मतलब पत्थर के ऊपर जो लिखे हुए शब्द हैं उन्हें क्या कहेंगे? शिलालेख कहेंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। शिलालेख के बाद आता है स्तंभ लेख। ये जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये क्या है? स्तंभ मतलब खंबा। खंबे पे जो लिखा हुआ है उसे क्या कहा जाएंगे? शिलालेख। मतलब सॉरी, स्तंभ लेख। जे स्तंभ और जे लेख, तो क्या हो जाएगा? स्तंभ लेख। ठीक है, स्तंभ पर लिखा हुआ लेख उसे क्या कहा जाएगा? स्तंभ लेख कहा जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। तो आता है कौन सा? गुहा लेख। क्या आएगा? गुहा लेख। ये क्या है? नासिक का गुहा अभिलेख है। आइए देखते हैं गुहा अभिलेख किसे कहते हैं। गुहा मतलब होता है जो पर्वत है, पर्वत को काट करके गुफा टाइप की बना दी जाती है और गुफा के अंदर जो है कुछ लिखा हुआ देखने को मिलता है, इसे कहा जाता है गुहा अभिलेख। ठीक है, आगे बात करते हैं। गुहा अभिलेख के बाद हमें और कहाँ पे लिखा हुआ मिलता है? तो बोलता है भित्ति अभिलेख। इसे मतलब ये भित्ति मतलब होता है, भित्ति मतलब होता है दीवाल। क्या होता है भित्ति मतलब? दीवाल। दीवाल पर लिखे हुए जो वर्ड हैं, शब्द हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा? भित्ति अभिलेख कहा जाएगा। आगे बात करते हैं भारत के प्राचीन सिक्कों के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? तो भारत के प्राचीन सिक्कों के बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए देखते हैं भारत के प्राचीन सिक्के कौन कौन से थे। सबसे पहले बात करते हैं सिंधु सभ्यता की, क्योंकि ये हमारा बहुत प्राचीन समय था। इस समय जो सिक्के थे कुछ इस प्रकार से देखने को मिलते थे, जिन्हें कहा जाता था टेराकोटा। मतलब कि मिट्टी के बनाए हुए जो सिक्के थे उन्हें क्या कहा जाता था? टेराकोटा कहा जाता था। और इन टेराकोटाओं में मिट्टी के मतलब सिंधु घाटी में पत्थर और कांस्य की मूर्तियों में की तुलना में टेराकोटा मूर्तियाँ, टेराकोटा का मतलब होता है मिट्टियों के बने हुए बर्तन या सब्जी, जो भी है मिट्टी के बने हुए वो सिक्के होते थे। ठीक है, टेराकोटा का मतलब। आगे बात करते हैं, इन्हें कहते हैं आहत सिक्के। जो आप इस पिक्चर देख रहे हैं तो इसे क्या कहेंगे? हम आहत सिक्के कहेंगे। और ये आहत सिक्के जो हैं, इन्हें कूट कर बनाया जाता था और ये मौर्य काल में देखने को मिलते थे। किस काल में? तो इन्हें मौर्य काल में देखने को मिलते थे। किसमें देखने को मिलते थे? तो मौर्य काल में। मौर्य काल में आहत सिक्के और पंचमार्क सिक्के देखने को मिलते थे। चलिए आगे बात करते हैं आहत सिक्कों के बाद सातवाहन के शासनकाल में। तो सातवाहन के शासनकाल में आने वाले जो सिक्के थे उनमें सबसे इम्पोर्टेंट था सीसा का सिक्का। सातवाहन साम्राज्य में शीशे के सिक्के की प्रधानता थी। आइए देखते हैं शीशे के सिक्के होते कैसे थे, लगते कैसे थे। तो आपके सामने जो पिक्चर्स है ये क्या है? शीशे के सिक्कों की है। और भारत में शीशे के सिक्के का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? सातवाहन वंश ने किया था। इस बात को आपको ध्यान देना है। आगे हम बात करते हैं सोने के सिक्कों की। इसकी बात करते हैं सोने के सिक्कों की। तो सोने के सिक्के आप जो देख रहे होंगे कुषाण कालीन के सिक्कों का इतिहास था। लेकिन सबसे पहले जो सोने के सिक्के आए थे वो किसके शासनकाल में आए थे?
तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो सिक्के आए थे वो आए थे यूनानियों के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? यूनानियों ने सबसे पहले सोने के सिक्कों का प्रयोग किया था। उसके बाद कुषाण के शासनकाल में कनिष्क ने किया था, और कुषाण शासक में शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए थे। कुषाण शासकों में कैसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए थे, जबकि गुप्त काल में अशुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए थे और सर्वाधिक मात्रा में चलाए गए थे। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। तो ये गुप्तकालीन के सिक्के हैं। तो गुप्तकालीन में आपको सिक्के दिख रहे होंगे। ये सोने के सिक्कों को दिनार कहते थे। क्या कहते थे? दिनार। सोने को सिक्कों को ये दिनार नाम से बुलाते थे। क्या? दिनार। ठीक है, इनमें चांदी के सिक्के भी देखने को मिले, सोने के अशुद्ध सिक्के। कैसे सिक्के? सोने के अशुद्ध सिक्के देखने को मिले यहाँ पे। और आगे हम अगर बात करते हैं तो चांदी के सिक्कों के साथ में यहाँ पर कौड़ियाँ भी देखने को मिली हैं। कौड़ी भी पहले पैसों के रूप में चलती थी, लेकिन ये जो कौड़ी है ये फूटी कौड़ी है। फूटी कौड़ी चलती ही नहीं थी, जबकि कौड़ी कैसी चलती थी? सारी चलती थी कॉइन्स के रूप में। ठीक है, और यहाँ पे तांबे के सिक्के, यहाँ पर हमें चांदी के सिक्के और सोने के सिक्के भी देखने को मिले हैं। कहाँ? गुप्तकालीन में देखने को मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे देखेंगे। धन्यवाद।